नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से क्लास नहीं लग पा रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज आपकी क्लास लगाई जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस से संबंधित जो हमारे 20 प्रश्न हुए थे। 20 प्रश्न के आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि 21 वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं आज का 21 प्रश्न। यानी कि पहला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स का, ऑप्शन नंबर बी वसाओं का, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीनों का, एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन्स का। तो जो दालें जो होती हैं वो प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रोटीनों का अच्छा स्रोत होती हैं दालें, यानी कि दालों से हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रोटीन की कमी के कारण प्रोटीन की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की जो कमी है उसके कारण ऑप्शन नंबर ए गाइटर रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोकर रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी ब्रोंकाइटिस होता है। तो जो प्रोटीन की जो कमी होती है तो जो रोग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वाशियोकर जो रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है, हमारे रुधिर में एक ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो एक प्रोटीन के द्वारा होता है। तो उस प्रोटीन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी केराटिन, ऑप्शन नंबर सी कोलेजन, एंड ऑप्शन नंबर डी मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी तंत्र का जो शमन होता है वो किस बीमारी के कारण होता है? तो वो जो होता है एड्स के कारण, यानी कि HIV एड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, एड्स के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पुस्तक पुस्तक फंगी एंड डिजाइन इन प्लांट के लेखक कौन है? आपको एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है और उसके लेखक आपको बताना है कि पुस्तक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट्स डिसीज इन प्लांट्स के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो उनके जो लेखक हैं डॉक्टर एजी बटलर हैं। डॉक्टर एजी बटलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, पानी के पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो पीने का जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की जितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो जो बी यानी कि 0.5 ppm, 0.5 ppm से लेकर 0.7 ppm तक की सिफारिश की जाती है। 0.5 से लेकर 0.7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज जो है करने वाले हमारे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एक एग्जाम में इसको पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है?
तो एक पेड़ की जो उम्र का पता है वो वर्तमान में अपने वार्षिक छल्ले यानी कि वार्षिक वलय के आधार पर पेड़ की उम्र का पता लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, रोजा हिप्पकस किस वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुड़हल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रोजा रोजा हिब्बस्कस जो है वो गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने चेचक चेचक हेतु टीके की खोज की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एडवर्ड जेनर आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसने किसके मापने की इकाई है? प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने की एक इकाई है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? सागर की गहराई को मापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका फेदोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फेदोमीटर। फेदोमीटर का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि विद्युत अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध को मापने विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का यानी कि ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध मापने का उपकरण जो है ओम प्रतिरोध हो गया। आगे देखते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं ये एमपी शिक्षक ग्रेड 2 विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पराध्वनि गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनि गति का मापांकन का इकाई जो है वो आपको बताना है। तो मैक जो है मैक, यानी कि मैक के द्वारा पराध्वनि गति का मापांकन किया जाता है मैक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक आपका राइट आंसर होने वाला है मैक। पराध्वनि गति का जो मापांकन किया जाता है वो मैक के द्वारा किया जाता है। इसकी जो इकाई होती है वो मैक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कि नींबू निचोड़ने की मशीन रिक्त स्थान है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वो रिक्त स्थान है, तो उसमें क्या आएगा? तो द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो नींबू निचोड़ने की मशीन के अंतर्गत आता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। हाइग्रोमीटर हाइग्रो हाइग्रोमीटर से मापी जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब वह
उसे रेखा रखा जाए तो पृथ्वी के केंद्र पर जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो भार होता है वो न्यूनतम होता है जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के साइड मिरर में लगा होता है, उत्तल दर्पण। और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि गाड़ी के साइड ग्लास जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला प्रश्न है कि लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। यानी कि जो लाल गुलाब है जब उसको नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। तो ये कैसा दिखाई पड़ता है? ये काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि जब हम लाल गुलाब को नीले फिल्टर में देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि समुद्र जल के नीले रंग का होना का क्या कारण है? समुद्र का जो जल होता है उसका नीले रंग का होना क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पानी द्वारा रोशनी का छितराव। तो पानी के द्वारा जो रोशनी छितरती है यानी कि बिखरती है तो उसके कारण समुद्र का नीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो नारंगी रंग का होता है। नारंगी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो जो ध्वनि तरंग है उसका जो तारत्व है उसको उसको जो तय करती है वो आवृत्ति है। यानी कि ध्वनि तरंग की जो तारत्व सेट होता है वो आवृत्ति के आधार पर होता है। आवृत्ति के आधार पर होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासाउंड वेव यानी कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग जो होती है इसका प्रयोग आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो नीले प्रकाश की सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश की नीला प्रकाश जो होता है उसकी सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। केमिस्ट्री के प्रश्न आने वाले हैं। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आ गए हैं और केमिस्ट्री का ये पहला एमसीक्यू होने वाला है कि हीरा और ग्रेफाइट में समानता है। तो हीरा और ग्रेफाइट में जो समानता है वो क्या समानता है आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट में जो समानता है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टली चालकता। ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टली संरचना। ऑप्शन नंबर सी घनत्व। और ऑप्शन नंबर डी परमाणु भार। तो हीरे और ग्रेफाइट में जो दोनों जो हीरा जो है उसकी जो क्रिस्टली संरचना है वो सेम होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व का बना होता है? तो जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का बना होता है।
आपको पता होगा कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। तो कार्बन के जो दो अपर रूप हैं उसमें हीरा और ग्रेफाइट दोनों अपर रूप हैं। तो ग्रेफाइट जो मुख्य रूप से बना होता है वो कार्बन का बना होता है। और अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किसका एक उत्पाद है, यानी कि पीओपी जो है वो किसका एक उत्पाद है। तो वो कैल्शियम का उत्पाद है। कैल्शियम यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम का उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। आज की लास्ट स्लाइड है कि निम्न में से किन किन विकल्पों में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। और बेकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन में जो है कि थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक उपस्थित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन, बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि त्वरित चांदी निम्न में से किसके किसका उत्पाद है। तो त्वरित चांदी जो होती है किसका उत्पाद है। तो त्वरित चांदी पारे का उत्पाद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न यानी कि आज का लास्ट प्रश्न है कि एल्यूमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आने वाले हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, जैसे कि एमपी पुलिस और एमपी टेट ग्रेड 2, और खास करके अभी जो रेलवेज की और महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आने वाली है इसके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।